Hello dear students. In the previous video we had studied connected motions, and in that video we try to solve several applications related to connected motion. Today also we are going to see some few application of connected motion. So here is our first numerical, and that numerical is, suppose now we are provided with an inclined plane, and if this is an inclined plane, suppose one mass m1 is placed on this inclined plane and a pulley is provided over here and a string is there in which one mass is placed on the inclined plane and other mass is in the hanging position. Suppose this angle is theta. Now we need to find tension and acceleration. So how to solve this problem? Again, we have to do the same thing. We have to show all the forces which is acting on mass m1 and on mass m2. So m2, we can clearly see that m2g will act in the downward direction and tension will act in the upward direction. But in m1, we'll see a weight m1g acting vertically downwards. This one will be m1g. And this is basically the weight of the body. And weight कैसी quantity होती है? Weight is a vector quantity. And if it is a vector quantity, it can be distributed in its component. One will be a cos component and other one will be a sin component. So cos component कैसे मिलेगा? देखो हमें cos component के लिए भैया ये जो वेक्टर है, दिस इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स. तो अगर मैं यहां पर बिल्कुल किसके इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. और यहां पर हमें क्या मिल रहा होगा? m1g cos थीटा. ये रिजल्टेंट है तो दोनों रेजोल्यूशन के बीच में होना चाहिए, और जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ऑब्वियस सी बात है, एक कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा यहां पर? m1g sin थीटा. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एंगल थीटा कैसे आया? ये एंगल हमें थीटा कैसे मिला? सी बेटा, इफ आई विल सी दिस एज अ ट्राइंगल, इसको अगर हम एक ट्राइंगल की तरह अज्यूम करें तो सिंपल सी बात, देखो ये m1g वाली लाइन है, यहां पर ये एंगल हमारा थीटा है, दिस एंगल इज थीटा. हम इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है हमने, ऐसा ही काम किया है. तो अगर ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा बेटा? थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. दैट इज व्हाई हियर दिस एंगल विल बी थीटा. एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा के साथ वाला हमेशा कौन सा होता है? कॉस कंपोनेंट. और उसके जस्ट अपोजिट, मतलब जो भी आपका रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? m1g ही होगा. ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक्शन रिएक्शन हो रहा होगा, क्योंकि जो भी ब्लॉक है, कभी भी कोई भी ब्लॉक अगर किसी के ऊपर प्लेस्ड है, सपोज दिस m1 इज प्लेस्ड ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक, तो ये इस टेबल के ऊपर, ये अगर टेबल है तो ये टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स कितनी होगी बेटा? m1g. और ऊपर की डायरेक्शन में ये टेबल भी तो एक रिएक्शन दे रहा होगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन, और वो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. n will always be perpendicular to contact surface. किसके परपेंडिकुलर होगा? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. अगर ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा
तो यहाँ पर भी तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही तो रखा है आपने, तो ये इंक्लाइंड प्लेन इस m1 के ऊपर एक रिजल्टेंट सॉरी एक रिएक्शन दे रहा होगा, और वो जो रिएक्शन होगा दैट रिएक्शन विल बी नॉर्मल टू दी सरफेस, टू दी कॉन्टेक्ट सरफेस. Obviously m1 is there must be the tension in the string, और जहां कहीं पर भी मास होता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको टेंशन बना देनी है. ये आपने टेंशन क्रिएट कर दी. नाउ यू जस्ट टेल मी, क्या m1g cos थीटा की वजह से इसका मोशन हो रहा है? नहीं. नॉर्मल की वजह से इसका मोशन हो रहा है? नहीं. यहां पर जो भी मोशन हो रहा होगा दैट मोशन इज इन विच डायरेक्शन? सपोज मैंने इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अज्यूम किया, तो ऑब्वियसली बात है दिस m1 मस्ट बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन और m2 मस्ट बी मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऐसे ही मूव कर रहा होगा. तो जो भी हमारा एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. अगर हमारा एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि सिर्फ वही फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी विच आर एक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन. तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, जितने मासेस होंगे उतनी इक्वेशंस बनेंगी. तो यहां पर हमारे पास 2 मासेस हैं तो उतनी ही इक्वेशंस बनेंगी. तो यहां पर अब मैं इनको फ्री कर लेता हूं. मैंने सबसे पहले m2 को फ्री किया, और अगर मैं यहां पर mt को फ्री करूंगा तो m2 को फ्री करने की वजह से देखो मुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा. हियर m2g बड़ी होगी बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन इट्स डायरेक्शन, m2g की डायरेक्शन में है. और इसमें से क्या माइनस किया जाए? टेंशन को माइनस कर दिया जाए, यानी कि ये इक्वेशन आ जाएगी m2a के बराबर. दुनिया की कोई भी फोर्स होती है वो ma से बैलेंस होती है, तो यहाँ पर m2 है तो दिस विल बी m2a. यहीं पर अगर मैं दूसरी वाली फोर्स की बात करूं, दूसरे वाले ब्लॉक की बात करूं, सेकंड वाले ब्लॉक की, तो इसको भी अगर मैं यहाँ पर फ्री करने की कोशिश करूं, ये देखो मैंने यहाँ पर इसको फ्री कर लिया, और अगर मैंने इसको यहाँ पर फ्री कर लिया तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन? टेंशन एंड m1g sin थीटा. यही 2 फोर्सेस हैं. तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी? टेंशन विल बी ग्रेटर देन m1g sin थीटा बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अलोंग टेंशन. सो t minus m1g sin थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू m1a के बराबर होना चाहिए. Now we need to find tension and acceleration. What we are going to do is, first of all, we are going to add these equation. Adding. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा. यहां पर देखो क्या आ जाएगा, ये m2g माइनस m1g sin थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू m2 plus m1 into a. So a will be m2 minus m1g sin theta upon m1 plus m2. ऐसा ही देखने को मिलेगा हमें. सॉरी, यहाँ पर देखो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा, कुछ गलती कर दी हमने. एक्सप्रेशन विल बी g कॉमन आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा m2 माइनस m1g, सॉरी m2 माइनस m1 sin थीटा इंटू जी. दिस विल बी द एक्सेलरेशन. ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन. अब हमें टेंशन निकालनी है, तो टेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड बोथ दीज इक्वेशन. सो बाय डिवाइडिंग 1 and 2, किसी को भी आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो व्हाट इज 1? m2g minus t is equal to m2a, and you have to divide the second one, that is t minus m1g sin थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये m1a. a से a कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी m1 m2g minus m1t is equal to m2t
minus m1 m2g sin theta. This will be the expression. तो यहां पर t वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाइए और बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर आइए. So t will be m1 m2g तो आ गया भाई कॉमन. अंदर क्या बच गया? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2. तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब कभी भी कोई भी चीज इंक्लाइंड प्लेन में होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आपका वेट लगेगा दैट वेट विल एक्ट इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एग्जैक्टली इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to break that weight in two components, that is cos and sin component. That is very very important. अगर दोनों साइड में भी इंक्लाइंड प्लेन होते तो दोनों साइड में हमें ये काम करना पड़ता, तब भी हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है यहाँ पर. तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी इंक्लाइंड प्लेन के केस में. So we'll move to second problem. This was first. Now we'll move to second problem. Suppose we are provided with three blocks. 1, 2 and 3. इसका मास suppose m1, m2, m3 और एक फोर्स लगा दिया आपने f अमाउंट की इस डायरेक्शन में. तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया? यहां पर आपसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स. सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स. सेकंड, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 1. ब्लॉक 1 मतलब this is m1, so this is block 1, this is block 2 and this is block 3. Third is force applied by A on B, force applied by B on C. ये सब अपनी अलग अलग फोर्सेस निकाल रहे होंगे, लगा रहे होंगे. तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. हर जगह पर एक एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगी. ऑब्वियस सी बात है, आई एम अप्लाइंग द फोर्स F ऑन ब्लॉक 1. ब्लॉक 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं. तो ब्लॉक 2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा होगा? ये फर्स्ट वाला ब्लॉक 2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा होगा? इसको ABC या ABC भी नाम दे सकते हो, ABC. इसको ब्लॉक A नाम दे दो. तो ब्लॉक जो A है वो B के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, B जो है वो C के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा. तो हमें वही फोर्स निकालनी है कि A B के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, B C के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा. वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन आल्सो एंड वी नीड टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक A. तो अगर हम यहाँ पर सिंपल सी बात समझने की कोशिश करें तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ऑल दीज 3 ब्लॉक्स आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. अगर इनके कॉन्टेक्ट में रखा है तो सिंपल सी बात, यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा? देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर ये 2 ब्लॉक्स कांटेक्ट में हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे होंगे. ये दोनों ब्लॉक्स अगर कांटेक्ट में हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ब्लॉक्स भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे. मतलब ये A है, ये B है और ये C है. ऐसी फोर्सेस लग रही होंगी. तो अगर मैंने इसको नाम दे दिया फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन B applied by A, force on C applied by B, force on B applied by C. ऐसे ही लिख सकते हैं हम. तो मुझे यही फोर्सेस निकालनी है. FAB कितना होगा, FBA कितना होगा, FBC कितना होगा, FCB कितना होगा. तो अगर सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ऑब्वियस सी बात है A अमाउंट का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा. What is the net force acting on these 3 blocks?
F is the amount of force which is acting on these three blocks. So obviously acceleration will be F is equal to क्या हुआ करता है ma. We know the net force acting on all these three blocks, and that is F. What is the mass? Mass is m1 plus m2 plus m3 into A. So acceleration will be F upon m1 plus m2 plus m3. ऐसा ही होगा. This will be the acceleration. तो हमें ये बात समझ में आई कि acceleration will be F upon m1 plus m2 plus m3 will be the acceleration. Now we need to find the force on A due to B, B due to A. ये forces B due to A, B due to C, C due to B, ये हमें forces निकालनी है. जब हमें एक बार acceleration मिल गया तो acceleration मिलने के बाद क्या situation आई हमारे सामने देखिएगा. This is mass m1, this is mass m2 and this is mass m3. कितनी फोर्स लग रही थी इनके ऊपर? F अमाउंट की. एक्सेलरेशन कितना आया? तो इसके ऊपर इंडिविजुअल फोर्स कितनी हो जाएगी? इसके ऊपर इंडिविजुअल फोर्स हो जाएगी m1 इंटू ए. इसके ऊपर इंडिविजुअल फोर्स कितनी हो जाएगी? m2 इंटू ए. और इसके ऊपर इंडिविजुअल फोर्स कितनी हो जाएगी? m3 इंटू ए. ऐसा ही होगा, क्योंकि भैया अगर मैं इसको इंडिविजुअली सेपरेटली देखूं तो ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी? m1a. इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी? m2a. इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी? m3a. तो m1 इंटू एक्सिलरेशन कितना आया हमारा? m1 प्लस m2 प्लस m3. ऐसा ही एक्सिलरेशन आया. यहां पर अगर हम बात करें तो m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यही आएगी फोर्स. यहां पर जो फोर्स मिलेगी वो मिलेगी मुझे m3 अपॉन एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ऐसी फोर्स आएगी. तो सिंपल सी बात, मुझे ये पता चल गया कि जब हमने F अमाउंट की फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की तो इसके ऊपर जो फोर्स आई, यानी कि F1 के ऊपर जो फोर्स आई वो ये आई, F2 के ऊपर जो फोर्स आई वो ये आई, F3 के ऊपर जो फोर्स आई वो ये आई हमारे पास. या हम इसको FA, FB, FC ऐसा नाम दे सकते हैं क्योंकि हमने ABC माना है ब्लॉक को. तो FA इज इक्वल टू m1F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. FB is equal to m2F upon m1 plus m2 plus m3 और FC is equal to m3F upon m1 plus m2 plus m3. मतलब m1 ब्लॉक जो है वो इस F1 FA फोर्स की वजह से चल रहा होगा. m2 जो ब्लॉक है वो इतनी फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर इतनी फोर्स लग रही होगी. अब मैं अगर इनका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा. सिंपल सी बात कि अगर मैं m1 को फ्री करूं, किसको? m1 को, तो दिस इज m1. तो m1 के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी थी? F. और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी आई है? जब हम फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं तो FA कितना आना चाहिए? FA आना चाहिए m1F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. तो जो भी फोर्स ये लगा रहा होगा, कौन? सेकंड वाला ब्लॉक जो भी फोर्स लगा रहा होगा, इसको मैंने नाम दे दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. इतनी फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो मुझे ये नेट रिजल्टेंट फोर्स ये मिली. यानी कि मैं क्या काम करूं? F में से F12 को माइनस कर दूं तो मुझे m1F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 यही फोर्स मिलेगी. यानी कि F12 must be equal to F minus m1F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ऐसा ही देखने को मिलेगा. तो F12 जो हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस विल बी m1F प्लस m2F प्लस m3F माइनस m1F अपॉन कितना आ जाएगा ये? m1 प्लस m2 प्लस m3. तो देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया, यानी कि F12 कितना आ गया? m2 m3 F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. तो सिंपल सी बात,
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी यही होगा, एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो भी यही फोर्स होगी, क्योंकि एक्शन का ही हमें क्या मिलता है बेटा, एक्शन का ही हमें रिएक्शन मिला करता है, एक्शन का ही हमें रिएक्शन मिला करता है, यानी कि एफ बी ए भी वही होगा और एफ ए बी भी वही होगा, या इसको F12 भी यही होगा और F21 भी यही होगा। सेम वही काम हम मास 2 के लिए भी कर सकते हैं। तो मास 2 के लिए क्या करेंगे देखिएगा, मास 2, दिस इज मास 2। अब मास 2 के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है, यहां से लगने वाली फोर्स तो F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रही है, और यहां पर जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 लग रही है कि नहीं। और इसकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर, इंडिविजुअल फोर्स कितनी आ रही थी जिसकी वजह से ये मूव कर रहा था, वो फोर्स तो इतनी ही आ रही है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं कि F21 में से F23 को माइनस कर दो, और वही हमारी फोर्स कितनी आनी चाहिए, M2F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो F21 कितनी है, ये F12 हो या F21 हो, इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो सिंपल सी बात, मैं यहां पर F21 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैं F21 की जगह लिख सकता हूं M2 प्लस M3 अपॉन इंटू F, ऐसा ही है, अपॉन M1 प्लस M2, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा M2F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 को, तो मुझे क्या मिलेगा, F23 मिलेगा। अब देखो सिंपल सी बात, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम तो दोनों का सेम है, तो यानी कि यहां पर M2F प्लस M3F माइनस M2F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू F23। M2 से M2 वाली टर्म कैंसिल हो गई, यानी कि F23 जो आया मेरे पास वो कितना आया, M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, दिस इज द आंसर। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है सबसे पहले इंडिविजुअल फोर्स कितनी लग रही है, जो भी आपने फोर्स लगाई है दैट फोर्स इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल दी ब्लॉक्स, वही फोर्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट होकर कितनी कितनी लग रही है, एफ ए एफ बी एफ सी। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, आपने एक ब्लॉक के ऊपर लगने वाली दूसरी फोर्स आपने फाइंड की, F12 F21 और यहां पर F23 या फिर F32, यही फोर्सेस होंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज 3 ब्लॉक्स हैं यहां पर, ये 3 kg का, ये 2 kg का और ये 1 kg का। ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने फोर्स लगा दी सपोज 20 न्यूटन की। कितने की फोर्स लगाई, 20 न्यूटन। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो व्हाट इज दी ब्लॉक, सारे के सारे ब्लॉक्स का मास कितना है, कितनी फोर्स लग रही है, ओवरऑल फोर्स इज 20 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन विल बी, ए विल बी 20 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 6, कितना हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि ये आंसर कितना आ गया, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ही हुआ। अब आप इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लीजिए, इसके ऊपर कितना कितनी फोर्स लग रही होगी, 3 इंटू एम इंटू ए, वट इज ए, 10/3। इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, 2 इंटू 10/3। इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, 1 इंटू 10/3। तो दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2 एंड दिस इज ब्लॉक 3। मुझे क्या अब क्या निकालना है, मुझे अब पता करना है कि भैया 2 1 के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा या 1 2 के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। तो सिंपल सी बात, मैंने क्या काम किया, मैंने अब यहां पर 3 वाले ब्लॉक को पकड़ लिया। तो 3 kg वाला जो ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स तो कितनी लग रही है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई वो कितनी लग रही है, 10 न्यूटन। मतलब कुछ ना कुछ फोर्स इस डायरेक्शन से लग रही होगी, और वो फोर्स कितनी हो जाएगी, F1 F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F2 F12। तो ये दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको देखो क्या लिख पाऊंगा बेटा, 20 माइनस F12, दिस विल बी इक्वल टू 10। तो F12 कितना आ गया, F12 इज 10 न्यूटन।
जब F12 इज 10 न्यूटन तो F21 भी यही होगा, 10 न्यूटन ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये लग रही है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लग रही है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहां पर क्या लग रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और यहां पर क्या लग रही है बेटा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो ये मेरे पास F12 आ गया। अब मुझे निकालनी है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 यानी कि मुझे क्या काम कर लेना है, सेकंड वाले ब्लॉक को पकड़ लेना है, कितने केजी का है 2 केजी का है। यहां पर कितनी फोर्स लग रही थी, ये F21 ही तो लग रहा है, और F21 की वैल्यू कितनी है, F21 की वैल्यू है 10 न्यूटन। इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, देखो इसके ऊपर फोर्स लग रही है सर 20/3। तो एक रिजल्टेंट एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, और वो कितनी है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 विल बी 10 minus F23, this will be equal to 20/3. तो F23 will be equal to 10 minus 20/3, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका, 30 में से 20 गया तो 10, यानी कि 10/3 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर। कितनी फोर्स लग रही होगी, 10/3 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। So this is the method to identify the force due to 1 due to force on 1 due to 2, force on 2 due to 3, force on 3 due to 2, वो फोर्स फाइंड करने का तरीका ये रहने वाला है। आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी बेटा। रेस्ट प्रॉब्लम्स वील सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।